सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, है ना। भाग नंबर 3 पढ़ेंगे आज हम इस वाली क्लास में। और चैप्टर हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 5। चैप्टर 5 कौन सी क्लास से लिया है हमने? क्लास है 12th और NIOS का है ये, और सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये सब बात है। ठीक, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और बेसिकली आपको ये बताऊं कि हम लोग आज इस वाले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो वो है आपका प्रस्तावना। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो आपको नहीं छोड़ना है कतई भी। बहुत इजी है, बट समझने के ना कारण बच्चे सही से इसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। उसी वजह से इसको छोड़ देते हैं और उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी कि ये चीज आपके लिए बहुत इजी कर दूं। बस आप लोग ध्यान से इसको सुनते चलें और जो जो बता रहा हूं उन चीजों को समझते चलें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिए, इससे पहले कि मैं आपको थोड़ी सी एक और कहानी बताता हूँ। आप सभी को मालूम है कि भारत पे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने भारत पे शासन करा। इसके बाद जैसे तैसे करके भारत को फ्रीडम मिल गया, भारत हो गया आजाद। आजाद होने के बाद जो पूरी सत्ता है वो भारत के लोगों के पास आ गई। मतलब जो यहाँ के टॉप लीडर्स रहे होंगे, जो नेता लोग रहे होंगे, उनके हाथ में अब पूरे भारत की कमान आ गई है। मतलब पूरी बागडोर अब इनके हाथ में है, इन लीडर्स के हाथ में। ये लोग भारत को कैसे चलाते हैं, आई बात समझ में? चलो ठीक है, तो अब ये देखो कि जब इन लीडर्स के हाथ में पावर आ गई, ठीक है, अंग्रेज जा चुके हैं। अब इन लीडर्स का काम है कि किस तरीके से हम पूरे भारत को कंट्रोल करेंगे, किस तरह से अपने भारत को हम लोग शासन प्रशासन यहाँ पर चलाएंगे, सरकार किस तरीके से यहाँ पर काम करेगी, किस तरह से सरकार बनेगी। क्योंकि इससे पहले जो सरकार रही है वो तो भारत की थी नहीं, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना। ब्रिटिशर्स लोग यहाँ आकर के शासन कर रहे थे और केवल अपना फायदा कर रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि भारत के लोगों के साथ क्या हो, है ना। उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें खाली अपना फायदा करना था। सुना ही होगा आप लोगों ने, भारत सोने की चिड़िया थी, इस तरीके से। तो इन लीडर्स का काम क्या है? ये तो भारत के हैं, ये तो भारत के लोगों के हित में सोचेंगे। किस तरह से उनका साथ जो अन्याय करा है ब्रिटिशर्स ने, जैसे आप सभी ने कहीं ना कहीं इस बात को देखा ही होगा, चाहे पढ़ा होगा चाहे मूवीज में देखा होगा, कि ब्रिटिशर्स लोग अपनी बहुत क्रूरता करते थे यहाँ के लोगों पर। उनके अधिकारों से उनको वंचित रखते थे, काम कराए जा रहे हैं जानवरों की तरह, रोजगार कुछ नहीं होता था, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करा जाता था, खाने को इतना ही खाना दिया जाता था कि सांसें चल सके। लोग भुखमरी से मर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, कई तरीके की बीमारियां लग रही हैं। बहुत तरह से यहाँ पर एक बोला जाए तो ऐसी स्थिति थी कि दयनीय स्थिति थी, समझ रहे हो। और वो लोग अपने पूरे शाही अंदाज में राजा महाराजा की तरह पूरी पार्टी गाड़ियों में चलते थे। तो कहने का मतलब है उन लोगों को यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं था। भारत के लोग कुछ भी पड़े रहे, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं, उनका विकास ना हो, कोई ऐसा कुछ नहीं था। उनके समस्त नियम कानून उन्हीं के फायदों के लिए थे। खैर, तो भारत के लीडर्स के हाथ में अब आ गई सत्ता। ठीक है, आप ध्यान समझते चलें। मैं आपको बेस बता रहा हूं, तब जाके आपको ये चीज जो हम प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो इन लीडर्स के हाथ में आ गई पावर। अब इन लीडर्स के सामने आ गया एक सवाल कि अब हम लोग भारत में जो सरकार बनाएंगे वो कैसे चलेगी, कौन यहाँ पर शासन करेगा, क्या होगा, पूरा सिस्टम किस तरीके से ये मशीनरी काम करेगी जो भारत पे कंट्रोल करेगी। तो उनके दिमाग में सरकार का ख्याल तो था कि भारत सरकार बन जाएगी, प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना, मुख्यमंत्री बन जाएगा, इस तरह से आप समझ लीजिए। नेता लोग बढ़ जाएंगे पूरे के पूरे, सबके अपने अपने क्षेत्र होंगे, शासन करेंगे। लेकिन जो मेन सवाल था
उस समय के लीडर्स के दिमाग में वो ये था कि कहीं समय के साथ ये जो सरकार है ये अपनी मनमानी तो नहीं करने लगेगी, लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं करने लगेगी। मतलब मान लो कोई भी सरकार बन गई, आपने जीत के एक प्रधानमंत्री बना दिया किसी को, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रधानमंत्री एक तानाशाह की तरह काम करने लग जाए, लोगों के ऊपर अत्याचार करने लग जाए। इस सरकार को रोकने के लिए कोई चीज नहीं होगी क्या? सोचिए जरा, उस समय के लीडर्स के दिमाग में कितने अच्छे अच्छे विचार थे कि ये सरकार तो हम बना रहे हैं, ठीक है सरकार को हम लोग बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बनेगी, लेकिन कहीं ये सरकार ही बेलगाम होकर के हमारे ऊपर वही जुल्म न कर ले जैसे ब्रिटिशर्स करते थे। तो इन सब चीजों को सुधारने के लिए हमारे लीडर्स ने क्या करा, इन्होंने कहा कि चलो हम कुछ ऐसी चीज बनाए जो ये जो सरकार बनेगी इस सरकार को भी एक दायरे में रखेगी कि तुम भी भाई एक सीमा के अंतर्गत रहो, तुम सर्वोच्च नहीं हो, तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ पर। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए या इन सब चीजों के भय से इन्होंने क्या लिखा, भारत का संविधान, जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। आई बात समझ में? तो संविधान प्रमुख है, सरकार भी आ जाए ये सरकार भी इस संविधान के थ्रू ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार का मन आया तो कुछ भी करने लग गई और जो बातें संविधान में भी गलत लिखी हुई हैं उन सब बातों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आपने पहले भी समझ ली, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। अब एक और सवाल आ गया उस समय के हमारे लीडर्स के मन में कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख रहे हैं लेकिन इसमें लिखे क्या, किन किन बातों को इसमें हम लिखें। उन सब बातों के लिए मैंने आपको बताया, जिन जिन टॉपिक पे इन बातों को लिखना है उन सब के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा था। इससे पहले वाले वीडियो में पूरा बता रखा है उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी। उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें लिखी गई थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, जिससे आने वाली जो सरकार है या जनता है उनके बीच में किस तरह का कनेक्शन रहेगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव लिखा गया, उन्होंने पेश करा, उन बातों को माना गया संविधान सभा के द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें लिखी हुई थी उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ये संविधान लिखा गया। आई बात समझ में? उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें लिखी गई थी इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके संविधान लिखा गया। ठीक है, आई बात समझ में? संविधान लिखा गया। अब इन बातों को ध्यान में रख करके संविधान लिखा गया, तो जिस टाइम संविधान लिख दिया तो इस संविधान की जो पूरी बात है, इस संविधान में पूरी बात किस बारे में हो रही है, पूरी बात जिस बारे में हो रही है उन सब बातों को कम अक्षरों में एक तरह से आप ये समझ लीजिए एक पन्ने पे उतार दिया गया कि ये पूरा का पूरा संविधान, बहुत मोटी किताब है, कई अनुच्छेद हैं उसमें, है ना, जिसमें नागरिकों के अलग अधिकार हैं, किस प्रकार से यहाँ पर कानून बनेगा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चयन होगा, कि कौन राष्ट्रपति को चुना जाएगा कि वो वंशानुगत होगा, किस तरह से यहाँ पर, है ना, इलेक्शन होंगे, ये सब बातों को इसमें लिख दिया गया संविधान में। ठीक है, तो इस संविधान में जो बातें लिखी गई वो उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश करा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव में कई बातें थी, वो आप इससे पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो उन सब बातों के आधार पर संविधान लिखा गया, और जब संविधान लिख दिया तो उन्होंने संविधान लिखने के साथ साथ एक पेज में इस उद्देश्य प्रस्ताव वाली सारी बातों को लिख दिया कि इन बातों के ही आधार पर यह संविधान बना है, कि या ये कह सकते हैं कि ये संविधान क्या कह रहा है। अगर आप कम शब्दों में समझना चाहें कि पूरा संविधान किस बारे में जिक्र कर रहा है, तो वो जो एक पन्ने में सारी बातें लिखी गई कम शब्दों के माध्यम से, उसी को कहा गया आपका, यहां देखिए मैंने आपको बताया था प्रियम्बल या उद्देशिका, या इसी को आप प्रस्तावना भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में नहीं आती है तो इस क्लास को थोड़ा सा रिवाइंड कर करके फिर से सुनना, मैंने सारी बात सही से कही है। आपका ध्यान कहीं और भटक रहा होगा, इस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आपने
पहली और दूसरी क्लास सही से नहीं देखी है, इसलिए आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने पूरा आपको सरल से सरल शब्दों में समझा दिया है, पूरा इसको निचोड़ क्या है, तो उद्देशिका क्या है मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम क्या समझेंगे, अब हम इस उद्देशिका को समझेंगे। अब हम इस उद्देशिका को समझेंगे, या जिसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इस उद्देशिका या प्रीएम्बल को या प्रस्तावना को समझते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, प्रस्तावना क्या कह रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, प्रस्तावना साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना पूरी बात कर रही है कि संविधान क्या है, संविधान में बनाया गया जो पूरी बातें हैं वो किस बारे में जिक्र कर रही हैं, वो कहना क्या चाह रही हैं, उन सब की जो एक बेसिक आप निचोड़ निकालेंगे। पूरा संविधान पढ़ लीजिए एक तरफ और उसके बाद इसको पढ़ लीजिए तो आप समझ जाएंगे, हाँ जी संविधान में यही बातें लिखी गई हैं। तो प्रस्तावना एक तरह से संविधान की सारी बातों को बता रही है, और जो ये प्रस्तावना है इसमें बेसिकली सब वही बातें हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी संविधान सभा के द्वारा सामने, और उन्हीं बातों को आधार बना करके संविधान लिखा गया था। आई बात समझ में? तो अब हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका को समझेंगे। इसमें क्या क्या शब्द हैं, क्योंकि जो इसकी भाषा है वो आप लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसमें कई जटिल शब्द हैं। परीक्षा में आपसे कोई सा भी शब्द को बीच में से उठा करके पूछ लिया जाएगा, वो मैं इस क्लास के बीच में ही आपको बताऊंगा कि कैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने समझ लिया होगा कि ये जो प्रस्तावना है ये है क्या, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये प्रस्तावना है क्या, ठीक है, प्रस्तावना कह लीजिए या उद्देशिका, ठीक है, या इसी को आप प्रीएम्बल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातों का जिक्र हो रहा है वो समझते हैं हम लोग। लाइन बाय लाइन मैं आपको सारा समझाता हूं, आप लोग भी ध्यान से समझते चलिएगा। एक बार ध्यान लगाना है, उसके बाद बहुत से भी बहुत इजी आपके लिए ये हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? भारत के लोग का मतलब पूरी भारत की जनता। पूरी भारत की जनता का मतलब कोई धर्म, मजहब, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। जितने भारत के लोग हैं, जितने भारत के सिटीजन हैं, हम लोग जितने भी भारत के लोग हैं, हम सभी, ये बात हम सभी पे लागू होगी। हम सभी इस बात को मान रहे हैं, हम सभी इन बातों को मानेंगे, हम सभी इन बातों को अपना रहे हैं, जो भी बात हम आगे अब करने जा रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर इसको मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊं तो ये लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, तो भारत के हम जितने भी लोग हैं। अच्छा, हम सब भारत के लोगों पे बात लागू हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं हम भारत के लोग? हम भारत के लोग कह रहे हैं कि हम भारत को एक सेकेंड, इसको यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द ये आ गया, दूसरा शब्द आ गया समाजवादी, तीसरा आ गया पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को इन 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 चीजों के बारे में हम भारत के लोग कुछ कह रहे हैं, मतलब मान रहे हैं। आप सुनिए क्या क्या चीजें हैं ये सब। सबसे पहला शब्द आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? मैं यहां पर लिखूंगा फिर उसको मिटा दूंगा क्योंकि यहां पर जगह की कमी होगी। आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी करते चलें। परीक्षा में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने का अर्थ क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। अब आपको मालूम ही नहीं है क्या है तो कैसे लिखेंगे? तो बेहतर यह है कि आप लोग भी इन बातों को लिखते चले जो मैं एक एक शब्द आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो बाहरी शक्ति से नियंत्रण नहीं होगा, बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं, नियंत्रण में नहीं है। मतलब भारत किसी बाहरी शक्ति के सामने नहीं झुकेगा। भारत के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी नियम कानून बनेंगे, सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल भारत खुद है।
कोई बाहर का ये नहीं है कि अमेरिका आकर के यहाँ पर हमारे लिए नियम कानून बना रहा है या हमको ऑर्डर दे रहा है। हम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम बाहरी शक्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हम अपने सारे फैसले खुद लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, हम लोग अपने फैसले खुद लेंगे। और हम लोग में कौन है? भारत की जनता, भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम स्वयं प्रभु हैं। ठीक है, हमें बाहरी किसी की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? पहली वाले उसका ठीक है कि भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं रहेगा। अपने समस्त निर्णय, फैसले, कानून वो भारत खुद बनाएगा। भारत खुद में स्वयं प्रभु है और उसकी जो स्वयं प्रभु है वो किस में बसती है? भारत की जनता में, भारत के लोगों में। आई बात समझ में? ये पहली बात हुई। दूसरा शब्द आया समाजवादी। इस समाजवादी का मतलब क्या है? देखिए, समाजवादी का मतलब अगर हम कहें तो यहां पर यह होगा, दो तरह से आप इसको देख सकते हैं कि जो भारत में जितने भी उत्पादन होगा, मतलब अगर भारत किस चीज का उत्पादन कर रहा है तो सबसे पहले भारत के लोग उसका उपभोग करेंगे। सबसे पहले भारत के लोगों के लिए वो चीज लाई जाएगी, उसके बाद बचती है तो बाहर भेजी जाएगी या बाहरी देशों को दी जाएगी। यहाँ पर सब लोगों का विकास, समाज के हर एक वर्ग का विकास किया जाएगा। किसी को जात, मजहब, धर्म, लिंग, राज्यों के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान में रहता है तो कोई बांग्लादेश में, सॉरी आपका बंगाल में रहता है तो उसके साथ भेदभाव करा जाएगा। सारे भारत को एक जैसा समाजवाद, सबके लिए बराबर अधिकार होगा उत्पादन के, देश के संसाधनों पे सबका अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि एक को आप प्रायोरिटी देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में सारे भारत का अधिकार है। सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा। किसी एक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये रहा आपका समाजवाद का मतलब। तीसरा शब्द यहां पर आ रहा है आपका पंथ निरपेक्ष। क्या आ रहा है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। मतलब कि भारत की जो सरकार है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, वो किसी प्रकार से किसी धर्म को पर्टिकुलर प्रायोरिटी नहीं देगा। मान लीजिए कोई भी अगर अभी गवर्नमेंट है और वो हिंदू रिलीजन को ज्यादा फॉलो करती है, उसको मानती है, उसके देवी देवताओं को मानती है और वो खुद भी हिंदू हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे ऐसे नियम कानून बनाने लग जाएं या सिर्फ हिंदू धर्म को ही प्रमोट करें। हिंदू धर्म के मंदिर बन रहे हैं तो उनके लिए पूरा एक तरह से सहायता करी जाएगी, वहां पैसा दिया जाएगा। हिंदू धर्म से संबंधित कोई रैली निकल रही है तो वहां पर सरकार फ्रीडम है, जाओ जो करना है करो। वहीं दूसरे धर्म का कोई काम हो रहा है तो नहीं 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 भाई ये क्यों कर रहे हो, है ना? इस तरह का नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष मतलब कोई धर्म के आधार पर कोई एक तरह से वो नहीं होगा कि हम पार्शियलिटी कर रहे हैं कि भाई ये धर्म है वो धर्म है। सब धर्म इक्वल है, सब धर्म बराबर हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत के लोगों के लिए सबका धर्म बराबर, सब धर्म बराबर हैं सरकार की नजर में। कोई ऐसा तरीके का भेदभाव नहीं करा जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी। ठीक है, तो ये रहा पंथ निरपेक्ष का मतलब। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं हम लोकतंत्रात्मक। एक शब्द ये आ गया लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का तंत्र, लोकतंत्र जनता का तंत्र, मतलब जनता का तंत्र ही तो है यहाँ। अब देखेंगे आप कैसे। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? आप देखिए कि जनता के द्वारा शासन किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे जनता के द्वारा शासन किया जा रहा है कि ब्रिटिश काल में क्या लोकतंत्र था? नहीं था। कैसे? वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, शासन कर रहे हैं, किसी से कोई इलेक्शन करवा रहे हैं कि हम लोगों से पूछ रहे थे कि आओ तुमको पसंद नहीं है कि वोट दीजिए, जो पसंद है वो तुम्हारे पर रूल करेगा। मनमानी चलती थी ना उनकी। तो उस टाइम में थोड़ी था हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र तो आजादी के बाद आया, जिसमें जनता चुनती है कि भाई वो किसे चाहते हैं कि ये हमारे लिए नियम कानून बनाए, ये हमारे देश की बागडोर संभाले, जो हमारा पूरा भारतवर्ष है ये पूरा भारत किसके पास रहेगा, या अपने अपने क्षेत्र से हम लोग अपने अपने सांसद विधायकों का चयन करते हैं। तो ये लोकतंत्र तो हुआ। लोगों के हाथ में तो है तंत्र, जनता का तंत्र है। 5 साल के लिए जिसको चाहे उसको बिठा दें, नहीं तो फिर गद्दी से टाटा बाय बाय, अगली बार
मन अनुसार आपको अच्छा नहीं लगा तो यही तो लोकतंत्र है। ब्रिटिश काल में थोड़ी था, ब्रिटिशर्स के समय में, मतलब जो अंग्रेज लोग थे यहाँ। आ रही बात समझ में? तो ये रहा लोकतंत्र की जनता का शासन और जनता का तंत्र होगा। ठीक है, आई बात समझ में? जनता का शासन, ठीक है, जनता का तंत्र, आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें एक और शब्द है गणराज्य। गणराज्य शब्द का मतलब क्या है? देखो, गणराज्य शब्द का मतलब अगर हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो आई थिंक यहाँ पर रिपब्लिक होगा आपका रिपब्लिक। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो भारत है, तो भारती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब देश कहेंगे तो भारतीय उसका मतलब, तो जो देश का जो प्रमुख होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट है, स्टेट मतलब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट आप पूरी कंट्री को कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। स्टेट मतलब कोई राज्य नहीं होता यहाँ पर। तो जो रिपब्लिक मतलब जो देश का प्रमुख है, आप समझ लो, देश का जो प्रमुख है या देश का फर्स्ट नागरिक, भारत का प्रथम सिटीजन कौन कहलाता है? मालूम है आप लोगों को ये? तो देश का प्रथम नागरिक या प्रमुख या फर्स्ट पुरुष किसे कहा जाता है? वो होते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, तो देश का जो प्रमुख है, जो पहला नागरिक है, वो भी हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। प्रथम पुरुष भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और प्रथम महिला, फर्स्ट महिला देश की कौन होती है? राष्ट्रपति महोदय की पत्नी। ठीक है, आई बात समझ में? तो गणराज्य का मतलब यह है कि जो देश का प्रमुख है, जो देश का प्रमुख है, मैंने बता दिया प्रमुख कौन है। तो जो ये देश का प्रमुख है, ये वंशानुगत नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। मतलब अगला राष्ट्रपति जो बनेगा वो इस समय जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं की संतान होगा। अगर ऐसा होता है तो ये कहलाया जाएगा वंशानुगत, वंश चल रहा है। जैसे राजा का बेटा अगला राजा, समझ रहे? फिर उसका बेटा अगला राजा, तो ये वंशानुगत प्रथा है, वंशानुगत नहीं होगा। जनता के द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब जनता द्वारा चयन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम लोग चुनते हैं किनको? हम लोग अपने विधायकों को चुनते हैं, अपने सांसदों को चुनते हैं। लोकसभा चुनाव होते हैं, हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं, इसमें हम लोग ही तो वोट डालते हैं। अब हम लोग जिन विधायकों और जिन सांसदों को चुनते हैं वो सब लोग राष्ट्रपति का चयन करते हैं। राष्ट्रपति को वोट ये लोग डालते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग और आप लोग आम आदमी वोट नहीं डालते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली जनता ही वोट डाल रही है, क्योंकि जनता ने तो अपना एक नेता चुन लिया है। हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से विधायक चुन लिए हैं, हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के सांसद चुन लिए हैं। अब हमने इनको दे दी अपनी पावर, कई हजार लोगों के ऊपर ये मंत्री हैं, अब ये लोग जाकर के चुनते हैं प्रेसिडेंट जो इनको सही लगे। तो गणराज्य का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक होगा, मतलब इंग्लिश में रिपब्लिक, मतलब देश का जो प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो अगर गणराज्य शब्द का मतलब भी लिखने को आपके लिए आ गया तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। गणराज्य का मतलब क्या है? जो देश का प्रमुख है, जो देश का प्रथम नागरिक है, जो देश का प्रथम पुरुष है, वो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और इनका चुनाव या इनका चयन किया जाता है हमारी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। और ये जो देश के प्रमुख हैं ये वंशानुगत नहीं होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? आई होप आ गई होगी समझ में। ध्यान से सुनिएगा, सारा चैप्टर अच्छे से आपको घोल के पिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और बाकी आप सभी समझदार हैं किस तरीके से हम लोग आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक। भारत के जितने भी नागरिक हैं इनको हम 3 तरह के न्याय देने की बात कर रहे हैं। कितने तरीके की? 3 तरह के न्याय। 3 तरह के न्याय भारत के समस्त नागरिकों को हम यहाँ पर प्रस्तावना में बता रहे हैं कि 3 तरह के न्याय दे रहे हैं। अब वो 3 तरह के न्याय कौन कौन से हैं ध्यान से देखते चलिए। एक न्याय है सामाजिक न्याय, एक न्याय है आर्थिक न्याय और एक न्याय है राजनीतिक न्याय। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अब ये 3 तरह के न्याय कौन से? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको क्लास के बीच में ही समझा दूंगा कि सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। प्रस्तावना में किस तरह के किन 3 तरह के न्यायों की बात करी है बताओ। अब पढ़ा है नहीं तो वहां तो सर खुजाने लग जाओगे कि सवाल क्या था, क्या है, ये तो कहीं था ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो समझ के पढ़ोगे तो यही फायदा रहेगा। और कक्षा 12वीं क्या है, ये तो बहुत छोटी चीज है। आगे बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करोगे तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, समझ के पढ़ोगे, बहुत कम समय में बात समझ में आ जाती है और रटना नहीं पड़ता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर सामने होगा तो उसे देख के डर नहीं लगेगा, खुशी आएगी, चेहरे पे मुस्कान आएगी, अरे ये तो बहुत इजी चीज है, इसे तो मैं सारा भी लिखता हूँ। और देखोगे अरे ये तो 6 नंबर का है, कमाल है। तो समझ रहे हो बात को? दिक्कत आप में नहीं है, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, केवल आपको समझ में नहीं आया है बात, या आपको किसी ने सही से समझाया नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है, इस बात को मानिए। तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात करी गई है। 3 तरह के न्याय मैंने बता दिया, एक आर्थिक है, दूसरा राजनीतिक है, और नहीं, एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। बारी बारी करके मैं आपको तीनों तरह के न्याय समझाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से आप सभी क्या समझ रहे हैं? पहले तो ये देखिए, सामाजिक न्याय से क्या समझ में आ रहा है? समाज, ऐसे समझ में आ रहा है ना कि समाज किन से बनता है? सब लोग जो रहते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी तो हर तरफ सोसाइटी है, ओवरऑल इंडिया में भी कई तरह का समाज है। तो हमारा संविधान क्या कह रहा है, इस बात को प्रस्तावना हमको कम शब्दों में समझा रहा है। सामाजिक न्याय मिलेगा भारत के नागरिकों को, मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं। मतलब सरकार या कानून कह लीजिए आप, कानून की नजर में सब बराबर है, सब बराबर है, बराबर है। मतलब कानून या हमारा जो संविधान है उसकी नजर में सब बराबर हैं। समाज में जितने भी हैं, समस्त नागरिक, लिखा है ना यहाँ पर, धर्म, जात, मजहब, रंग, भेद, ऐसा नहीं है कि भाई आप तेलंगाना में रहते हैं तो आपके संवैधानिक अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उड़ीसा में रहते हैं तो आपके संवैधानिक अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हैं तो ही आपके अधिकार है, या गुजरात में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं तो ही अधिकार है, ऐसा नहीं। समस्त नागरिक, कश्मीर से कन्याकुमारी या जहां तक भारत का नक्शा आपको दिखता है, जो जो सीमाएं भारत के अंदर आती हैं, जो जो उसके नागरिक हैं, उन सब के लिए सामाजिक न्याय है। कानून की नजर में सब बराबर है, संविधान की नजर में सब बराबर है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 3 तरह के न्याय दिए जा रहे हैं। पहला न्याय कौन था? सामाजिक न्याय। आई बात समझ में? समाज के सब वर्गों को बराबर इक्वली ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग इन सब बातों को नोट भी करते रहें। सामाजिक न्याय हमने पढ़ लिया। दूसरा न्याय है यहाँ पर आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र पैसों से रिलेटेड है। आर्थिक, अर्थ पैसे को ही बोलते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आर्थिक का मतलब कहीं ना कहीं पैसों से ही रिलेटेड, ऐसा कुछ समझ लीजिए। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आपको स्वतंत्रता है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी उत्पादन करना चाह रहे हैं,
कोई भी फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कोई भी उसका आप वितरण करना चाह रहे हैं या तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, आप फ्री हैं उस चीज के लिए, आप करिए। आपको लगाना है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, मतलब गाड़ी के जो पेच पुर्जे होते हैं, जो भी चीज, आप उसका एक कारखाना लगाना चाह रहे हैं, एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाह रहे हैं, उसकी लगाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं। पैसा है, करिए शुरू काम। सरकार भी आपको जहां जहां पर होगा मौजूद, आपके लिए कई प्रकार की सब्सिडी देगी या आपको लोन वगैरह प्रदान कराई जाएगा। आप सबके लिए फ्रीडम है, आप करिए, सब जितने लोग हैं सबके लिए बराबर है ना। आर्थिक न्याय यही है, आपको हर तरह से बराबरी है, आप उसमें भागीदारी हर कोई ले सकता है, आप सब स्वतंत्र हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। भाई जो जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री, जो प्लांट जिसको लगाना है लगाइए, कोई रोकेगा थोड़ी आपको। सरकार के द्वारा जो भी आपको सहूलियत प्रदान की जाती है सबको दी जाएगी। कोई जात, रंग, भेद, मजहब, जाति के नाम पे या भौगोलिक स्थिति के आधार पर ऐसा नहीं है कि आप उस जगह पर रहते हैं, नहीं नहीं भाई आपके लिए ये नहीं है, समस्त भारत के नागरिकों के लिए। और भारत, आपको मालूम है भारत क्या है, पूरा भारत है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि हम बोलते भाई हम तो दिल्ली में रहते हैं या हम उत्तर प्रदेश में हैं या गुजरात में हैं, हमारे लिए कानून, हमारे लिए है चीजें, तुम लोगों के लिए नहीं। भाई तुम तो आंध्र प्रदेश में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, केरल में रह रहे हो, तुम्हारे लिए थोड़ी है ये, ऐसा नहीं है, सब लोगों के लिए फ्री है। या ऐसा भी नहीं कह सकते कि अरे तुम तो उस धर्म के हो, भाई तुम फलाना धर्म के हो, तुम उस वाले धर्म के हो, हम तो इस वाले धर्म के, हमारे लिए है नहीं। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है। नागरिक मतलब सब, नागरिक कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिफाइन कर रही है। अरे बात समझ में। तो आर्थिक न्याय में आप सभी को उत्पादन और वितरण के अधिकार हैं, इस सब बात को आप लिख ही लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम तीसरे तरह के न्याय की बात कर रहे हैं, जो है राजनीतिक न्याय, ठीक है। तीन तरह के न्याय थे, मैंने बता दिया आपको, सामाजिक और आर्थिक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला राजनीतिक। ध्यान रखी जाएगा कि बातें किस किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही हैं, यह भी न्याय की बात हो रही, तीन तरह के न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ? देखिए, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, वोट डालने का अधिकार, आपको वोट डालने का अधिकार है। दूसरा, आप किसी राजनीति पद के लिए दावा या आवेदन कर सकते हैं, या आप किसी भी पद के लिए इलेक्शन में उठ सकते हैं। मतलब सरल शब्दों में कह दूं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे देखिए, बस आप राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरे देश का यहाँ करके ये राजनीतिक पद के लिए लड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि आप प्रधान पद के लिए उठना चाह रहे हैं, छोटा सा, आप सभी ने अपने देखा होगा कहीं ना कहीं प्रधान वगैरह के चुनाव होते हैं, तो कोई बाहर का थोड़ी आके लड़ सकता है, ये तो आप ही लड़ सकते हैं ना, ये अधिकार आपके पास है। तो ये राजनीतिक न्याय है। वोट डालने का अधिकार किसके पास है? आपके पास है। ऐसे थोड़ी कोई दूसरे देश का, पाकिस्तान का यहाँ करके वोट डाल के चल जाएगा, ये भी तो राइट है ना भाई अपने आप में, है ना। अरे बात समझ में। तो राजनीतिक अधिकार के अंदर आपके पास वोट डालने का अधिकार है, और किसी भी राजनीतिक पद के लिए जो भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप जो भी पद चाहते हैं आप अपने उसके लिए लड़ सकते हैं, अपनी पार्टी खोल सकते हैं अपना, है ना। ये आपके पास राइट है, संविधान आपको प्रदान कर रहा है ये बातें। आ रही बात समझ में आपको? तो ये सब बातें हैं जो आपके तीन, मैंने आपको न्याय देने की बात करी, तो इसमें आपके सामाजिक मैंने समझा दिया आपको, आर्थिक समझा दिया, और राजनीतिक न्याय मैंने आपको समझा दिया। तो ये तीन तरह के न्याय थे। इसके बाद हम बात करें आगे, तो तीन तरह के न्याय हो गए। लिखते रहो इन बातों को वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तीन तरह के न्याय, तीन तरह के न्याय हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? विचार, दूसरा लिखा हुआ अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास,
चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना। तो ये कुल मिलाकर के 5 तरह की बातें हैं जिनकी आपके पास स्वतंत्रता है। इस चीज के लिए आप फ्री हैं, फ्रीडम है, आपको लिबर्टी दी गई है इस चीज की, आप स्वतंत्र हैं इन 5 चीजों के लिए। यहाँ लिखा है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता है आपके पास इन 5 चीजों की। इससे पहले 3 तरह के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन ये सब आप जोड़िएगा मत, वो अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक है। वो न्याय थे, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम है आपको। आपको इन चीजों के लिए किसी से कोई परमिशन लेके नहीं आनी है कि डीएम साहब हमको लिख करके परमिशन दे दीजिए, हम पटाखे की दुकान खोल रहे हैं। ये वो चीज नहीं है, ठीक है। इस चीज के लिए आपको किसी का कोई भी ऐसा ये वाला काम नहीं है कि आपको परमिशन लेके आनी है लोगों से, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं ये 5 तरह की स्वतंत्रता क्या क्या है। सबसे पहले है विचार की स्वतंत्रता, मतलब सोचने की स्वतंत्रता आपके पास। जो मन में आए वो सोचिए। वैसे आप लोग कहेंगे कि कौन हमें रोक सकता है इस चीज के लिए, वो तो हम बताए ना, हम जो मन में हम सोचें, ठीक है। तो वही चीज है कि आप इसको देखिए कि आपको सोचने की स्वतंत्रता है। आप जो विचार करना है विचार करिए, सोचिए, लेकिन ऐसा कहा गया है कि आप इसको पॉजिटिव मैनर में सोचिए, सकारात्मक वे में। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मेरे को एक किसी का मर्डर करना है, कैसे करके करूंगा मैं उसका मर्डर, मुझे किसी का अपहरण करना है, किडनैपिंग करनी है, कैसे करूंगा। तो गलत सोच का क्या होता है अंजाम? आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप कभी ना कभी करेंगे, और गलत सोचेंगे गलत करेंगे तो क्या है, हल्दी वाली दाल सबको मालूम होगी, फिर वो मिलती है खाने को। आई समझ में बात? हल्दी वाली दाल का मतलब जेल में जो दाल होती है ना, उसमें दाल का दाना नहीं मिलता है, केवल हल्दी का रंग दिखता है खाली। तो पानी वाली दाल होती है खाली, और दाल का दाना ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाएगी। तो विचार की स्वतंत्रता है, आप सोचिए जो आपको सोचना है, लेकिन उसको पॉजिटिव मैनर में सोचिए, ठीक है। स्वतंत्रता एक हमने पढ़ ली। दूसरी आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ? किसी बात को अभिव्यक्त करना, किसी बात को एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल, विचार की बात लेते हैं। हमने विचार करा, मेरे मन में ख्याल आया कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं ये गलत पॉलिसीज बना रहे हैं, ये गलत नीतियां बना रहे हैं, मुझे नहीं लग रही इनकी पॉलिसी सही, ये गलत कानून बना रहे हैं। तो मेरे पास, मैंने सोच लिया पहले तो, अब मैं उसको अभिव्यक्त करूंगा, उसको मैं एक्सप्रेस करूंगा, मैं उस बात को कहूंगा आगे। मेरे पास अधिकार है, मैं कह सकता हूं, मैं उस बात को कह सकता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन एक गरिमा के साथ, एक अपने डिसिप्लिन, शब्दों की मर्यादा के साथ। ऐसा नहीं कि वहां आप गाली गलौज कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ। भाई उनका भी एक संवैधानिक पद है, उसकी कोई गरिमा है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी आप कुछ भी कहने लग जाएंगे। और जो लोग ऐसा करते हैं उनका फिर आप अंजाम देखते ही हैं कि पुलिस उठा के ले जाती है, और फिर आगे सभी को मालूम है। तो आप विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्त करने की एक मर्यादा के तहत। इसका उदाहरण आप सभी देखते हैं कि न्यूज में आप आए दिन देखते होंगे कि इनकी अपनी आपस में डिबेट चलती है, चर्चाएं चलती हैं, तो वो आई हुई सरकार के भी आलोचनाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री या जो आपके क्षेत्र है वहां के जो मुख्यमंत्री, उनका वो नहीं करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनको बोलते हैं आपने ऐसा करा, लेकिन उनके कहने की शैली देखिएगा, वो कैसे कहते हैं। गाली गलौज थोड़ी करते हैं, वो फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर करते हैं। तो ये सब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको जो लगता है आप उस बात को आगे कह भी सकते हैं, ठीक है। तो विचार और अभिव्यक्ति आप समझ गए। विचार मतलब सोचना, अभिव्यक्ति मतलब उस विचार को एक्सप्रेस करना। तीसरी स्वतंत्रता आती है विश्वास की स्वतंत्रता। ये विश्वास की स्वतंत्रता क्या हुई भाई? मुझे लगता है कि भगवान है, मेरे एक दोस्त को लगता है कि भगवान नहीं है, वैसे ही किसी और को लगता है कि भगवान है और किसी और को लगता है भगवान नहीं है। तो सरकार या कानून ऐसा नहीं आएगा डंडा लेके आपको मारने के लिए कि मानो कानून में है, मानो भगवान है, मानो भाई, ये तुम्हारी पिटाई करेंगे, जेल में ठूस देंगे। तुम्हारी इच्छा है, स्वतंत्र हो तुम, जो मन में आए मानो।
आस्तिक बनिए चाहे नास्तिक बनिए, लगता है भगवान है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मत मानिए। आपके लिए कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि आपको कोई जबरन कहेगा। विश्वास आप सभी समझ गए होंगे, विश्वास का मतलब ये तो इसी था। विश्वास हमने समझ लिया। अब धर्म की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है, याद रखना 5 तरह की स्वतंत्रता है। बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं बहुत आपको आराम से समझाता हूं और पूरी ईमानदारी के साथ समझाता हूं। आपका भी कर्तव्य है आप भी अच्छे से समझे। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? भारत में आप सभी को मालूम है कई प्रकार के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तमाम धर्म है। जिसका जो मन करे वो धर्म चुने भाई। आपको लगता है हिंदू धर्म अच्छा है, चुन लीजिए, मानिए उस धर्म को, स्वतंत्र हैं आप लोग। मुस्लिम धर्म या मतलब इस्लाम धर्म अच्छा लगता है, इस्लाम को मानिए, है ना। सिख धर्म अच्छा लगता है, उसको अपनाइए। ईसाई धर्म अच्छा लगता है, उसको चुनिए। आप फ्री हैं उसके लिए, आपको कोई जबरन वो नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं भाई तुम इसी धर्म को मानो, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? तो ये भी आपके संविधान में दिया गया कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है, प्रस्तावना में यही बात बताई जा रही है। ठीक, इजी था ये तो समझना, है ना। उपासना की स्वतंत्रता, अब उपासना की स्वतंत्रता क्या हुई? धर्म की स्वतंत्रता से ही जुड़ी हुई कुछ बात है ये। मान लीजिए आप जो भी धर्म चुनते हैं, कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म को मान लीजिए, अब उस धर्म के अनुसार आप अपना गेटअप, अपना आचरण कर सकते हैं। मतलब आपका मन है तो आप टोपी पहनिए, आपका मन है तो आप तिलक लगाइए, आपका मन है तो आप एक तरह से जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ धारण करिए। आपका मन है आप दाढ़ी पालिए, आपका मन है केवल मूछें पालिए, आपका मन है तो आप सर के बाल मत काटिए, पगड़ी पहनिए। समझ रहे हैं आप? तो तमाम धर्म है और उन सभी धर्मों की अपने अपने अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार उनकी पोशाक है। आपको जैसा धर्म अच्छा लगे आप उसके हिसाब से अपना आचरण रखिए। कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है कि कोई आकर के आपकी पिटाई कर देगा, अरे तुम काहे इस तरह का कपड़े पहने हो, कुर्ता पजामा में काहे जा रहे हो बे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए उपासना का मतलब? धर्म के अनुसार आचरण करना। आगे बात समझ में? ठीक है, यही बात हुई। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता थी, ये आपने देख ली। तो समस्त नागरिकों को ये चीज दी जा रही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 हुए। और ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये क्या हुई? 5 तरह की स्वतंत्रता। अब 2 बातें हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब ये क्या कहती हैं कि 2 तरह की आपको समानताएं भी दी जाएंगी समस्त नागरिकों को। कौन सी है भाई? सबसे पहले आ गई आपकी प्रतिष्ठा, दूसरे नंबर पर आ गई अवसर की समता, मतलब समानता। समस्त नागरिकों को ये 2 तरह की समानताएं दी जाएंगी। कौन कौन सी हैं, आइए इनको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ? प्रतिष्ठा का मतलब हुआ आपको एक प्रतिष्ठित नजर से देखा जाए। मतलब जितने भी नागरिक हैं भारत के, ये प्रतिष्ठित हैं, इन सबको प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाए। सब इंसान है, मानव जीवन लिया है सबने, इंसान की तरह इनको ट्रीट करा जाए। ये लोग जानवर नहीं हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज हमारे साथ क्या करते थे? प्रतिष्ठा की नजर से थोड़ी देखते थे वो हमको। सुअर, डॉग, क्या क्या नाम है ना, आप सभी को मालूम होगा। अनेकों अनेकों तरह से हमको पुकारते थे। हंटर चाबुकों से मार रहे, कपड़ा शरीर में सिर्फ इतना होता था कि गुप्तांग ढक सके इंसान, बाकी काम करवा रहे बंधुआ मजदूरों की तरह, है ना। आप सभी उस चीज से परिचित हैं। तो वो लोग हमें इंसान या प्रतिष्ठा की नजर से नहीं देखते थे, हमें एक जानवर से भी बुरी तरह हमारे साथ बर्ताव किया जाता था। तो यही बात बताई गई कि समस्त नागरिकों की प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाए। सबकी अपनी एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इज्जत की नजर सबको देखा जाए। मानव जीवन मिला है सबको, कोई जानवर नहीं है हम लोग। ठीक है,
प्रतिष्ठा के मतलब इज्जत, सम्मान के हकदार, हकदार। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? ठीक है, दो तरह की समानता। तो समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा का अधिकार है भाई, सबको प्रतिष्ठा की नजर से देखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, दूसरा आता है इसमें, समानता की हम बात कर रहे हैं दो तरह की, तो प्रतिष्ठा हमने देख लिया। और अवसर की समता, अवसर की समता का मतलब क्या हुआ? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी या सरकारी पद, इसको प्राप्त करने के लिए सबको समान रूप से देखा जाएगा। आर्मी में वैकेंसी आई, पुलिस में वैकेंसी आई, एयरफोर्स में आई, नेवी में आई, लोक सेवा आयोग में आए, किसी में भी नौकरी आए, सरकारी नौकरी है, सरकारी पोस्ट है, सबकी इच्छा करती है भाई बड़े पद पे बैठे, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भारत का नागरिक है और उसका धर्म अलग है, अगर हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है या जैनी है या पारसी है या बौद्ध है, जो भी, ऐसा नहीं है कि हम धर्म के आधार पर उसको करेंगे। अवसर की समानता सबको दी जाएगी भाई। इंडियन आर्मी में इस्लाम धर्म वाले भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनको कह दें कि नहीं नहीं जाइए, आप लोगों को यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। सब बराबर, सबके लिए बराबर है। हाँ, बस कुछ एक वरीयताएं होती हैं, कुछ एक रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं कि जिसमें आपकी एज आ जाती है कि इतनी उम्र होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती हैं, फिजिकल आपका कुछ मांगा जाता है, ये सबके लिए मान्य होता है। लेकिन ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर एक कास्ट को, एक रिलीजन को, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को ऐसा कह दें कि भाई ये भर्ती केवल आप मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया वाले भरेंगे। हालांकि होता है वो, कुछ एक अलग से प्रावधान है कि राज्य सरकारें केवल कुछ कुछ भर्तियों में अपने ही क्षेत्र के लोगों को नियुक्त करती है। लेकिन अगर हम वैसे में कहा जाए, ओवरऑल बात करी जाए, जो भारत से संबंधित जो केंद्र की नौकरियां हैं या मोस्टली सरकारी नौकरों में सबको बराबरी का अधिकार है, सब भर सकते हैं, सब उस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में बैठिए, परीक्षा पास कीजिए, पद आपका है, कोई भेदभाव नहीं है। आपको नौकरी से वंचित या पद से वंचित इस आधार पर नहीं रखा जा सकता कि आप किसी दूसरे मजहब के हैं। आई बात समझ में? तो ये दो तरह की समानताएं थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। किसको? समस्त नागरिकों को ये सब चीजें आएंगी। तो यहां पर आपने अभी तक क्या क्या देख लिया है इसमें? ठीक है, नागरिकों को कुछ हमने न्याय दिखाए, यहाँ पर 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 तरह की हमने समानता दिखा दी। ठीक है, तो परीक्षा में सवाल कैसे भी आएगा मैंने पूरा समझा दिया, इसको लिखना जरूर है, हाईलाइट करके पहले पूरी प्रस्तावना लिखना, इसको याद करना और इसके हर एक शब्द के आगे आप गोला बना के 1 2 3 4 नंबर लिख करके, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने इसको नोट करना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ और मान लो ये सामाजिक शब्द है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले भी इसके आगे आपने लिख दिया 1, आर्थिक के आगे लिख दिया 2, इसके आगे लिख दिया 3 और नीचे आप ऐसे लिखेंगे नोट और फिर लिखेंगे 1। इसका मतलब क्या है? सामाजिक न्याय। 2 का मतलब क्या है? फिर 2 के आगे लिख देंगे। समझ रहे? इस तरह से आप इसको पूरा समझेंगे। आई बात समझ में? चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है, यहां से देखते हैं, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत्व द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। पहले इसको छोटे में समझिए, फिर एक एक शब्द का जो इंपॉर्टेंट है उनका मतलब बताऊंगा। ऊपर लिखी हुई तमाम बातें उन सब नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो बात लिखी गई है, उन सब के लिए जो बातें बताई गई हैं, उन सब बातों को हम लोग आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। मतलब अपने ऊपर हम इन चीजों को लागू करा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से इन सब चीजों को अपने ऊपर लागू करा रहे हैं। अब अपने आप को इस संविधान के ऊपर न्योछावर करते रहे हैं एक तरह से, और आत्मार्पित कर रहे हैं, आत्मार्पित कर दे रहे हैं, और अपने अंगीकृत कर दे रहे हैं, अंग से लगा ले रहे हैं। मतलब हम सब भारत के नागरिक इस बात को मान रहे हैं अच्छे से कि हम लोग जितनी भी बातें हमने इसमें पढ़ी हैं, संविधान की जो सारी बातें हैं वो तो अलग हैं, उन सब बातों का जो इसमें प्रियम्बल में लिखा गया है, छोटे अक्षरों में बताने की कोशिश की गई है कि हम सब भारत के नागरिक उन सब बातों को अपने से मान रहे हैं, उन सब बंधनों से, उन सब नियम कानूनों से अपने आप को बांध रहे हैं। हम सब लोग इस संविधान से बाहर नहीं हैं। हम सब का मतलब सब आते हैं भारत के नागरिक में, इसमें कोई छूटेगा नहीं, कोई बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। ठीक है, आगे और देखते हैं इसको। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब एक शब्द आ रहा है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या हुआ? मतलब जो मनुष्य जीवन है वो गरिमामय जीवन हो, प्रेस्टिजियस हो। हम लोग गरिमा के साथ जिए, प्रेस्टीज के साथ जिए। ऐसे नहीं कि कहने को तो हम लोग मानव हैं, इंसान हैं, और हम किसी नाले या कीड़े मकोड़ों की जगह पर जहां खूब गंदगी फैली हुई है, कचरे का डब्बा है, कोई डस्टबिन है, वहां पर हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। वहां हमने घर बना रखा है, या ऐसी 2 डंडे डाल करके ऊपर तिरपाल डाल करके वहां हम लोग रोटी खा रहे हैं और कपड़ा पहन के बैठे वहां पर। ये गरिमामय जीवन नहीं हुआ। गरिमामय जीवन आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, घूमने फिरने के लिए बेसिक चीजें है ना, आपको साधन होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए आपके पास। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मनोरंजन, ये सब चीजें आपकी गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही व्यक्ति की गरिमा दर्शाती है। ऐसे थोड़ी कि आप कहीं जानवर की भांति रह रहे हैं, वो गरिमामय जीवन थोड़ी हुआ। आ रही बात समझ में? तो व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। मतलब सरकार भी आप देखते हैं समय समय पर बहुत से प्रयास करती है, आवासीय योजना बनाती है, सरकार आपको रहने के लिए घर देती है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको सरकारें, राज्य सरकारें मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि कई प्रकार के पोषक तत्वों को, या दाल, दलिया, इस तरह के पोषक आहार आपको प्रदान कराती है। हरी बात समझ में? मुफ्त शिक्षा प्रदान कराती है। घूमने फिरने के लिए बहुत से जो राज्य परिवहन होते हैं उनमें आपको कई तरह की छूट दी जाती है। आ रही है आपको बात समझ में? है ना? तो ये मूल आवश्यकता है, इसको पूरा करने का सब नागरिकों का अधिकार है, सबके पास ये चीजें होनी चाहिए। और जो जो ऐसे वर्ग हैं जो किसी कारणवश अपने आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न नहीं कर पाए, उन सब के लिए वहां पर सरकार आती है और उनको तरह तरह से सहायता प्रदान करती है ताकि वह गरिमामय जीवन जी सके। ठीक है, तो गरिमा का मतलब ये है कि राष्ट्र की, ना, व्यक्ति की गरिमा। और दूसरा शब्द आया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। एकता और अखंडता का मतलब क्या हुआ? एकता और अखंडता का मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते ना आपस में सब भाई भाई, सब एक साथ रहेंगे, सब मानव है, मानव की तरह रहेंगे, सबके सब एकता में रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कि अलग उलग हो रहे हैं, सबके सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं। हमारा संविधान ये कह रहा है कि सब साथ में रहेंगे, एकता में रहेंगे और अखंडता में रहेंगे। अखंडता का मतलब ये है कि देखो, एकता बताती है मानवों के बीच में कि इंसान है, सब आपस में रहेंगे। हम लोग मूल क्या है, सोचने की आवश्यकता, हम सब इंसान ही तो हैं। अगर आपको या किसी को भी सरदर्द हुआ है तो एक ही दवाई हम सब पे काम करती है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो। अरे बात समझ में? तो मूल हम लोग मानव हैं, हम सब एकता में रहें। अखंडता क्या होती है? अखंडता होती है आपकी जियोग्राफिकल, मतलब हमारा जो पूरा भारत है, आप देखिए ये पूरे 28 स्टेट्स में बटा हुआ है और 8 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है। ये सब अखंड है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, हम सब एक है। तो अखंडता का मतलब ये है कि राष्ट्र अखंड है। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको कन्फर्म करने वाली बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा, सब मिलजुल करके एक साथ रहेंगे, कोई
अलग नहीं, एक दूसरे की मदद करेंगे, जहां पर जिसकी जो आवश्यकता होगी सब अपना सहयोग देंगे, बंधुता के तहत, भाईचारा, मतलब भाईचारा के साथ रहेंगे। ठीक है, इन सब बातों को जो हमने अभी तक पढ़ ली है, स्टार्टिंग से लेकर यहां तक, इन सब बातों को हम इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मान रहे हैं, अपना रहे हैं। तो अपनाने के लिए यहां पर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इनका मतलब समझते हैं। अंगीकृत का मतलब क्या है कि हमें अपने संविधान से इतना लगाव है कि हम अपने संविधान से इतना प्यार कर रहे हैं कि हमने इसको अपने अंग से लगा लिया है। हमने संविधान को अपने अंग से लगा लिया है, गले लगा लिया है। समझ रहे हैं? हम लोग इससे जुड़ रहे हैं, जो संविधान में बातें उससे अपने आप को बांध रहे हैं। संविधान में जो बातें लिखी हुई उन सबको हम लोग मान रहे हैं, उन नियम कायदे कानूनों को हम लोग मानेंगे। ये सब पे लागू होगा भारतीय संविधान। जो भारत के नागरिक हैं, भारत का नागरिक हर कोई होता है, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, मंत्री संतरी कोई भी हो, एक आम आदमी तक, तो ये सब पे लागू है संविधान। ये मत सोचिएगा कि कोई बच जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, सबके सब इस संविधान से बंधे हुए हैं, कोई इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे आने वाले चैप्टरों में आप इस बात को अच्छे से समझेंगे, क्या क्या कानून है। उन सब बातों को मैं यहाँ पर खोलूंगा तो फिर बहुत आप लोगों के लिए खिचड़ी रायता फैल जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अंगीकृत कर रहे हैं, अंग से लगा रहे हैं। अधिनियमित, दूसरा शब्द अधिनियमित का मतलब, इस हमारे संविधान में 395 अधिनियम है, मतलब समझ लीजिए 395 कानून है और इनके अंदर भी सब क्लॉज बने हुए, सब आर्टिकल है। ठीक है, आप ऐसे समझिए 395 हमारे यहाँ अधिनियम है, 395 अधिनियम है। कानून समझ लीजिए 395 कानून है, मोटी मोटी हेडिंग में। इन सभी कानूनों से हम अपने आप को बांध रहे हैं। हमने इन सब कानूनों से अपने आप को बांध लिया है भाई, जो संविधान में लिख दिया हम उन बातों का पालन करेंगे। ये सब मान रखा है, आप भारत के नागरिक हैं, आपने ऑटोमेटिकली मान लिया है इस बात को। आपने कोई भी वायलेशन करा दूसरे के अधिकार का, मौलिक अधिकार है, हमारा राइट टू लिबर्टी है, हम जहां चाहे जो मन चाहे वो करें। समझ रहे, जो भी संवैधानिक अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं भाई जो भी धर्म को अपनाऊं, मुझे मेरी मर्जी, मैं मुस्लिम धर्म अपना लेता हूँ। कोई आपको, मान लीजिए आप ही मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपको कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है क्यों अपना रहे हो भाई, तुम्हारी तो पिटाई करेंगे, इतना बोल दिया बस, जाइए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बोलिए भाई संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है, और जिसने आपके साथ ये बोला है वो भी भारत का नागरिक है, तो सुप्रीम कोर्ट देखिए उसको क्या सजा देगा। हमारी बात समझ में? तो हम सब पे ये लागू है, जो संविधान के जो भी बातें हैं ये सब हम पे लागू हैं, ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो हम सब ने अपने आप को इनसे अधिनियमित कर लिया है, बांध लिया है। इन सब 395 जो संविधान के कानून हैं, इन सब कानूनों से हमने अपने आप को बांध लिया है। और तीसरा है आत्मार्पित कर रहे हैं। आत्मार्पित मतलब हमने संविधान के प्रति, संविधान से इतना प्यार है कि हमने संविधान के ऊपर अपने आप को अर्पित कर दिया है। हम संविधान से ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर संविधान है, हम सब संविधान के नीचे हैं, सबसे ऊपर संविधान है। आई बात समझ में? और इन सब बातों को ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई प्रस्तावना में 26 नवंबर को एक किताब में लिख करके पेश कर दिया गया। और जिस आधार पर ये संविधान लिखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उद्देश्य प्रस्ताव की बातों को ध्यान में रख करके, ठीक करके, और इन सब बातों के आधार पर ही संविधान लिखा गया। तो इन सब उद्देश्य प्रस्ताव की या जो बेसिक बातें थी जिनको ध्यान में रख के इन्होंने ये संविधान लिखा है, तो उसी का एक जो पहला पन्ना है संविधान का, मैंने आपको बताया ना 395 पूरे अधिनियम है, तो आगे के पन्नों में तो कानून 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 बहुत सारे लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट पन्ना है उसमें प्रस्तावना लिखा हुआ है। ये प्रस्तावना बताता है कि संविधान क्या कह रहा है, और यही प्रस्तावना को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, और यही प्रियम्बल आप लोगों ने अभी पढ़ा। तो ये 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, मान लिया गया था। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां पर 2 सवाल। 26 नवंबर 1949 को इन लोगों ने इसको मान लिया, ठीक है, उतनी तारीख को लिख करके तैयार हो गया। लेकिन हम लोगों ने इसको, अगर आप कहें कि ऑफिशियली, तो क्या कहा जाता है? 26 जनवरी 1950। लिख तो नवंबर में दिया था, लेकिन आप एक बात से कहें कि अगर कंप्लीटली लागू कब हुआ था? ये
26 जनवरी 1950। और इसी दिन आप लोग क्या मनाते हैं अपना। तो अगर आपको कहा जाए कि तैयार कब हुआ था संविधान, तो ये वाली डेट। लागू कब से करा गया था, 26 जनवरी 1950 से। और इसी दिन को आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग क्या कहते हैं, इस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था। आई बात समझ में, ठीक है। संविधान लागू हुआ था और इसी को आप लोग हिंदी में अपना गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। ये सब बातें लिख लेना, याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को ये लिख करके तैयार हो गया था। और उसको इनैक्ट मतलब लागू कब कर दिया था, तो वो 26 जनवरी 1950 का था। और उसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं, या संविधान इस दिन से हमारा लागू हो गया था। आई बात समझ में। ये सारी बातें हमने समझ ली। एक बात इसमें अभी भी रह गई, अब पूछते हैं वो क्या है। लास्ट है, बस क्लास खत्म ही है यहाँ पर। अच्छा, जब ये प्रियम्बल लिख दिया गया, ये जो पूरा हमने पढ़ा है, ये प्रस्तावना आपने प्रस्तावना पढ़ी या उद्देशिका, इसको आपने पढ़ा, तो ये लिख दिया गया, ठीक है। ये देखो आपने ये 26 नवंबर इन्होंने कह दिया, इस तारीख को लिख दिया। होता है ना कि हमने लिख तो दिया लेकिन कुछ बात हम भूल जाते हैं, कुछ शब्द हम लिखना भूल गए, तो दोबारा से हम उन शब्दों को उस चीज में लिखते हैं। आम जिंदगी में तो हम बोलते हैं चलो लिख दिया कोई फर्क नहीं, लेकिन जब बात संविधान की या इसकी प्रस्तावना की आ रही है, तो प्रस्तावना में कुछ शब्द ध्यान रखना। पहले तो प्रस्तावना अलग चीज है और संविधान का जो पन्ने हैं बाकी वो अलग हैं। ये पहला पेज है, ये सारी बात बता रहा है कि संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। किसी किताब का ये इंट्रोडक्टरी पेज समझ लो आप, ये पन्ना बता रहा है कि आगे के पन्ने में तुम क्या पढ़ने जा रहे हो। वही चीज है प्रस्तावना। अब जो हमने ये पढ़ी पूरी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में कुछ शब्द इन लोगों से लिखना छूट गए थे, जो इन्होंने बाद में लिखे, वो थे 3 शब्द। और जब ऐसा होता है कि हम कुछ एडिटिंग कर रहे हैं और दोबारा से उसको लिख रहे हैं कानूनी तौर पर, तो उसको क्या कहा जाता है, संशोधन। क्या कहा जाता है, संशोधन। इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट, ठीक है, हिंदी में संशोधन। तो इसमें संशोधन किया गया, मतलब एडिटिंग। एक बार एडिटिंग करी गई और इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए, 3 बार संशोधन नहीं हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए हैं। संशोधन एक ही बार हुआ है। तो ये संशोधन किस टाइम हुआ है, ध्यान रहे, 1976 में हुआ था संशोधन। कौन सा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है और 1976 में हुआ था। और प्रस्तावना में हुआ था एक बार। संविधान में हुए होंगे संशोधन, संविधान की पन्ने आगे अलग हैं, ये प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में एक बार हुआ है संशोधन और उस एक संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए हैं। संशोधन मतलब समझ लीजिए एडिटिंग, मतलब कुछ लिखना भूल गए थे, ठीक है। कब हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। लिख लेना इसको, ठीक है। अब आपको ये बताता हूं कि वो जो 3 शब्द जो रह गए थे, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, वो कौन कौन से हैं, याद रखना अच्छे से। पहला शब्द है समाजवादी, ठीक है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष और यहां पर होगा आपका ये अखंडता। ये 3 शब्द, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, ये 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए किसमें, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, मतलब एडिटिंग, एक कुछ शब्द जोड़े गए। आई बात समझ में। तो ये सब कुछ था आपका प्रस्तावना को लेकर के कि क्या प्रस्तावना थी, क्या उद्देशिका थी, मैंने आपको सारा बता दिया। आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं। एक बार नोट्स अच्छे से बना लेंगे तो बार बार वीडियो नहीं देखना है, वीडियो बस एक बार अच्छे से देख लेना है, नोट्स बना देने हैं। कुछ बात रह गई तो रिवाइंड या फॉरवर्ड करके अपनी सहूलियत के हिसाब से उन चीजों को लिखने के लिए आप आगे पीछे कर ले वीडियो को। बार बार वीडियो नहीं देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने नोट्स पढ़ने हैं, जो आपने लिख दिया है उसको याद करें, परीक्षा में आप देखिएगा क्या बेहतर अंक आप लोग लाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास को यहीं पर हम लोग अब क्लोज करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें हमने जो टॉपिक रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। शायद से 1-2 टॉपिक हैं वो बहुत इजी हैं, उनको मैं फटाफट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। फिर ओके, थैंक यू।